हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं पार्ट थर्ड, जो कि टेस्ट सीरीज का है 1000+ क्वेश्चंस आंसर एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि आपके संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आप सभी को मैंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे शेयर करा था कि जब 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद लाइव सेशन में टेस्ट चलेगा और डाउट भी क्लियर करे जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एक लाइव सेशन अटेंड करने के लिए, जिसमें आपको इन्हीं सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का टेस्ट देना है और जो भी डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस में वो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजदूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है। मजबूर श्रम करने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित करता है। तो आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से विच वन इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा सही है, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट है। इससे पहले के सेशन में हम डिस्कस किए थे टोटल कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सा एट प्रेजेंट नहीं है, कितने का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है 14 वर्ष से कम। तो फंडामेंटल राइट का जो रखा गया है पार्ट थर्ड में, याद रखिएगा पार्ट थर्ड में है हमारा फंडामेंटल राइट। पार्ट 1 स्टेट एंड यूटी, सेकंड सिटीजनशिप एंड थर्ड फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें टोटल जो संख्या है 12 to 35 आर्टिकल्स आते हैं। 12 to 35 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं। अब यहाँ पर जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो एक्चुअल में 12 और 13 जो है वो डेफिनेशन रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों लागू किए गए, इसका क्या प्रोसेस है, क्या हम कर सकते हैं, वो 12 एंड 13 में एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन दे रखी है। जो राइट स्टार्ट होते हैं वो 14 से होते हैं स्टार्ट। 14 से हमारे स्टार्ट होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हर एक पार्ट में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरीके के जो हमारे राइट्स हैं, हर एक राइट्स के आर्टिकल्स अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। मैंने सेशन में आप लोगों के साथ फंडामेंटल राइट्स को लर्न करने के, आर्टिकल्स को लर्न करने का ट्रिक शेयर करा था कि कैसे आप सही आर्टिकल बता सके कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने से कितने आर्टिकल आते हैं। 14 से स्टार्ट होते हैं, इसका एंड कितने पर होता है, या फिर आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने आते हैं। फिलहाल अभी हम इस आंसर पर आते हैं। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, क्योंकि किसी के साथ क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती कोई काम कराया जाने की यहाँ पे बात की गई है। तो किसी के साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं 23 एंड 24। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल रखे गए हैं, केवल 2 ही आर्टिकल रखे गए। 23 आर्टिकल में डिफाइन किया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव, अगर आपने देखा होगा काफी बार मूवीज में, न्यूज में, और आप लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं, तस्करी की जाती है मानवों की, खरीद फरोख्त की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है। उसके बारे में चर्चा की गई आर्टिकल नंबर 23 में। 24 में कहा गया है, जो आपके सामने आर्टिकल है, 24 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराने के लिए आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 वर्ष से छोटे बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पे किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया, आर्टिकल नंबर 24 में। 23 एंड 24 इससे रिलेटेड है। बाकी आपको पता चल गया होगा 22 इसका एंड है, तो स्टार्टिंग क्या होगी 19। ठीक है, यहाँ पर एंड इसका 18। तो इस तरीके से मैंने आपको एक ट्रिक भी शेयर करी थी कि आप आर्टिकल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा 542 421 करके मैंने एक आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दी थी, देखिएगा सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स की शॉर्ट ट्रिक्स पड़ी हुई हैं, किस तरीके से आप जो है अपने आंसर को लर्न करें आर्टिकल्स को। आते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट्स है, टाइप्स ऑफ रिट। तो यहाँ पे टोटल रिट्स की संख्या आपको बतानी है, तो आपका आंसर है 5। टोटल रिट कितनी है, 5 है। आर्टिकल नंबर 32 जो है उसी में ही इसका जिक्र करा गया है, जिसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि यही एक्चुअल में बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार है। बहुत से लोगों कहते हैं कि अरे ये कानूनी जो वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने चाहिए, 10 साल लग जाते हैं किसी भी केस को सॉल्व होने में। बट अगर आप अपने नॉलेज का प्रयोग करें, आपको जो अधिकार दे रखे उनका प्रयोग करें,
तो आप 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आप अपना कोई भी केस का रिजल्ट पा सकते हैं। बट आपको सही ढंग से सही चीज़ों को प्रोसेस करना है। रिट्स जब हमने डिस्कस करी थी तो उसमें हमने बताया था कैसे आप जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई को कंप्लीट करा सकते हैं। टोटल जो आपके 5 रिट्स हैं उनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसको ऑलरेडी मैं टॉपिक को डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को बंदी बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, रीजन बताना है, ऐसे नहीं है किसी को भी अरेस्ट करे। परमादेश, परम आदेश, ठीक है, किसी को किसी का काम करने के लिए आदेश देना पड़ता है। उत्प्रेषण, ठीक है, यहाँ पर आपको निषेधाज्ञा मतलब कि आप अपनी सीमा रेखा के अंदर ही वर्क करें। अधिकार प्रेक्षा, कोई किसी की जगह पे कैसे काम कर रहा है, ये सारा पूरा डिफाइन किया गया है। फिलहाल यहाँ पे आप अपना आंसर टिक करिएगा। 5 रिट्स, उसके नाम पूछ लेते हैं। और बहुत से लोग हिंदी में लर्न करते, कहते हैं हमें एग्जाम हिंदी में देना है, हम इंग्लिश में नहीं लर्न करेंगे। और तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, रिट में इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप रिट्स में ट्राई करिएगा दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करने का। फिर है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है, कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने डीपीएस बताया था अभी आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। और ऐसे ही आप इसको भी याद रखिए, राष्ट्रपति की चुनाव इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी कहाँ से, यहीं से ही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा भारतीय संसद के घटक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है, गिवन ऑप्शन में से कौन से हैं जो हमारे संसद को कंप्लीट करते हैं। तो पार्लियामेंट हमारा कंप्लीट होता है संसद, नाम में ही 3 शब्द हैं, तो संसद हमारा कंप्लीट होता है 3 चीजों से। हमारा जो संसद कंप्लीट होता है वो कितनी चीजों से, 3 चीजों से कंप्लीट होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये तीनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, संसद। तो आप सभी को अपना आंसर मिल गया होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही उसमें ऑप्शन आएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों, जिसको हम लोअर हाउस अपर हाउस बोलते हैं। और इसका आर्टिकल याद रखिएगा इन सभी को, इन तीनों का, प्रेसिडेंट का तो 52 है ना, इन तीनों का, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो एक सिंपल शब्द याद रखिएगा, सरल, सा से संसद, रा से राज्य, क्योंकि अपर हाउस सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे, लोअर हाउस लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 79, 80 और 81 इसके आर्टिकल, सिंपल से आप लर्न कर सकते हैं, इसका ट्रिक है सरल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, 352, 356 एंड 360। अभी तक जो नहीं लगी है वो 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगी है। 352 और 360, 352 और 356 लगती रहती है। 352 भी आप लगती रहती का मतलब यही नहीं है कि कभी भी लग सकती है, वो बाहरी युद्ध में लगती है। 352 की बात की जा रही है, तो वो कब, अब यहाँ पर आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। केवल बाहरी युद्ध से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ क्या क्या पढ़ना है वो। 356 आपको बताया था, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति अपने हाथों में काम ले लेता है। तो इसमें आपको 356 में ही ज्यादातर देखना पड़ता है, रिसेंट में कहाँ पे लगी थी, किस स्टेट में लगी थी, वहां से रिलेटेड आपको और नाम याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है नेशनल इमरजेंसी की बात, तो नेशनल इमरजेंसी हम सभी को मालूम है बाहरी आक्रमण, और बाहरी आक्रमण भी ऐसे नहीं कि हाँ बस उसमें अगर आप आर्म फोर्स का प्रयोग किया जा रहा है, सशस्त्र चीजों का भी प्रयोग किया जा रहा है बाहरी आक्रमण के साथ, केवल एक ही नहीं, क्योंकि ये बाद में ये शब्द जोड़े गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का ही प्रयोग होना चाहिए एक ही लाइन में। यहाँ पे एक्चुअल दोनों में अगर देखा जाए चीजें सेम कही गई है, मगर पार्ट 1 पार्ट 2 में की गई है, मगर इसी चीज को एक ही सेंटेंस में कंप्लीट किया गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। भारी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए अगर बड़ा खतरा मौजूद है तो हम यहाँ पे लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब तक नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बार
यहाँ पे लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है, 1962, 1971 एंड 1975। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रेट न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? इनमें से कौन सा रेट है जो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? एक्चुअल में सभी रेट्स ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती है। सारी रेट है जो जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो खैर उन्होंने अपनी बात को रखा है, कौन में से कौन से रेट है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जो किसी कार्य को करने के प्राधिकरण को मजबूर करने के लिए कि वह कार्य नहीं कर रहे हैं, भाई वह कार्य नहीं कर रही है और उनसे क्या करा जाए, काम करा जाए। मीन्स अगर हम इसको, ये तो आपका वो लैंग्वेज है जो एग्जाम में पूछी गई थी, अगर हम इसको सीधे शब्दों में समझें कि किसी भी पद पर आपको बैठाया गया है कोई काम करने के लिए और आप अपने पद पर बैठकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। लोग कहते नहीं हम इतने टाइम से चक्कर लगा रहे हैं, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है तो आपके पास रिट है, रिट डालो उसके खिलाफ। वही तो हमने कहा, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि अगर आप किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और कोई आपका काम नहीं कर रहा है या किसी चीज के लिए वो आपको परेशान कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आप बोल सकते हैं। आपके पास रिट सबसे अच्छा यहाँ पर एक तरीका बताया गया है कि अगर कोई भी अपनी पद पर रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम को नहीं कर रहा है तो उसको काम करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। उस आदेश को क्या कहा जाता है? परमादेश, परम आदेश। देखो आदेश यहीं पे लिखा हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो किसी कार्य को करने के लिए प्राधिकरण को मजबूर करने के लिए कि आप अपना काम करो, आपको बैठाया गया है तो आप उनको मजबूर करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कि आप ना काम नहीं कर रहे, इसको करिए और नहीं करने का कारण बताइए, ठीक है, कि आप अपने पद पर रहकर आप अपने पद के कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन तो बहुत है, ठीक है, और आएंगे वो करेंगे, तो यहाँ पर फिर उनको जवाब देना होता है। तो यहाँ पे परमादेश करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, इनमें से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल नहीं है? कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है जो अभी एट प्रेजेंट या कहे कि इन ऑप्शंस में से उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर बोलने का अधिकार है, यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 का आप क्लॉज 1, 2, 3 पढ़ेंगे। कानून इक्वलिटी भी है। उपचार वाला ये आपका रिट्स में आ गया, 5 रिट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पे अगर देखिए काम और मातृत्व राहत, ये आपका डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया डी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, 42 में रखा गया इसे, आर्टिकल नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना गया? अब इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट्स अब नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम है, और मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि जो आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसमें 14 से स्टार्ट होते हैं, 14 से लेकर 18, 19 से लेकर फिर 20, फिर हमारे 22, फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध आ जाते हैं, 25 से लेकर 28, फिर 29 एंड 30, और यहाँ पे जो एक था 31, ये अब नहीं है। 32 आपका आ गया रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये धर्म से रिलेटेड है, धर्म, यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड आ गया, सामान्यता, स्वतंत्रता, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा यहाँ पे बांटा गया है आर्टिकल्स को। बाकी आप लेंगे 32 के बाद तो 33 एंड 34 और 35, यहाँ पे फिर इससे रिलेटेड कि आप क्या क्या कर सकते हैं वो है। 12 एंड 13 में जैसे डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन है, वैसे यहाँ पे एंड में। तो मतलब कि अगर देखा जाए मोटे तौर पर 14 से लेकर 32 आपके अधिकार है, जिसमें से 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो अगर पूछ रहे हैं संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल क्या था, अभी तो नहीं रहा, तो 31। इसे ट्रांसफर किस में किया गया? 300A में।
जब किसी चीज को जोड़ते हैं या हटाते हैं उसके लिए होता है संविधान में संशोधन। तो कौन से नंबर का संशोधन हुआ था? 44 नंबर का संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। याद करने का तरीका आपको बहुत इजी है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, वो दो हैं संविधान संशोधन के, एक 42 एंड 44। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। 1976 इसका आंसर आएगा, 1978 आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। जब भी संविधान का संशोधन पूछा जाएगा ये दोनों ऑप्शन और ये दोनों ईयर आपको मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा 4 + 2 6 होता है, तो 1976 में ये टिक लगाएगा। 44 ईयर का पूछेंगे तो 4 + 4 8 होता है, तो 1978 आपको यहाँ पे 8 वाला टिक करना है। तो 44 नंबर का अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना के यहाँ पर 300A में ट्रांसफर कर दे। क्यों कर रहा इसे? तो आप सभी को मालूम है कि ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट बन सकते हैं, अगर वो किसी की है तो अगर लगता है वो राष्ट्र के महत्व के लिए जरूरी है वो जमीन, तो उसको लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। आप उसका जो मुआवजा है, जो रकम है, वो आपको दे दी जाएगी। आप उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, इसलिए ये यहाँ से फंडामेंटल राइट्स से हटाया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों में से राष्ट्रपति को नए सिरे से विचार के लिए भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए? मतलब कि यहाँ पे कहा गया ऐसा कौन सा विधेयक या बिल है जो कहा गया है कि प्रेसिडेंट मस्ट कोट हिज सेक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। तो आपको बताना है कौन सा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक की बात की जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कहा जाए इनमें से कौन सा, तो आपका आंसर यहाँ पर आप सभी को मालूम हो गया होगा, मनी बिल 110। मनी बिल का है नंबर 110, किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? 110 में मनी बिल को रखा गया है। मनी बिल ऐसा बिल है जो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में, उसके बाद जाता है राज्यसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा वाले इसे देखते हैं, लगता है सही चीज है तो पास कर देते हैं, तो दोनों हाउस से पास होने के बाद पास हो जाएगा। अगर लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाता है, उनको लगता है नहीं इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो दोबारा से वो कहाँ भेजते हैं? लोकसभा। अब लोकसभा उसको चेंज करता है, ना करे कि उनको लगता है नहीं हमने तो सही करा है, हम नहीं चेंज करेंगे, फिर वो दोबारा कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा को उसको पास करना होगा मेजॉरिटी से। अगर नहीं पास करता है तो 14 डेज बाद वो खुद ही पास हो जाता है। आफ्टर 14 डेज उसे क्या माना जाता है? पास माना जाता है। तो ऐसा कौन सा बिल है जो 14 दिन, इसका काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप मनी बिल टिक करिएगा। नए सिरे से भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी पड़ती है, देनी चाहिए, तो इसी बिल की बात की जा रही है, आपके मनी बिल की बात। अब आते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को किस पार्ट में रखा गया? ये तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। अब तक मैंने 3 से 4 बार आप लोगों को रिवीजन करा दिया है कि पार्ट 1 हमारा रिलेटेड है यूटी एंड स्टेट से, ठीक है। पार्ट 2 हमारा रिलेटेड है किससे? सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। हमारा पार्ट 3 है रिलेटेड फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद एक पार्ट ऐड हुआ था। अमेंडमेंट नंबर आप सभी को कमेंट में बताने हैं कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था और किस ईयर में हुआ था। तो फिलहाल हम बता दे रहे हैं 4A में रखा गया फिर किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज। और पार्ट 5 में हमारा आ जाते हैं प्रेसिडेंट, मतलब कि यूनियन, ठीक है। तो आप लोगों का आज का क्वेश्चन है जो उनको सभी को आंसर करना जरूरी है। देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर जाता है। कि जो आंसर इसमें हमने अभी टिक करा है 4A, ये संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। तो इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। कौन से नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, किस ईयर में हुआ था, किसकी रिकमेंडेशन, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस कमेटी की सिफारिश पर इसे ऐड किया गया, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके साथ ये सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है तो आप सभी कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जब लाइव सेशन आपका 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने पर होगा तो उसमें लाइव सेशन के दौरान इन्हीं सेम क्वेश्चंस पर आपका डिस्कशन किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, तो वहां पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन करा है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं, जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आप सभी तक पहुंच जाए। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।